कहते हैं कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो किसी राज की गोद में सोई होती हैं। और उस रात शेरगढ़ की सड़क पर एक औरत चल रही थी जिसे देखकर कसम से लगता था कि वो भी उस राज का हिस्सा है। फटे कपड़े, गधे पर धीरे धीरे सवार, चेहरा धूल से सना, पर आंखों में चमक ऐसी कि जो देखे वो भूल जाए कि रात कितनी गहरी है। कोई जान ही न सका कि ये औरत असल में अदिति राठौर है, भारतीय पुलिस सेवा की सबसे निडर अधिकारी, जो आज भिखारिन के भेष में अपने जीवन के सबसे खतरनाक मिशन पर निकल पड़ी थी। पिछले 3 महीनों से शेरगढ़ थाने से अजीब अजीब खबरें आ रही थीं। लूट, गायब लोग और वो चुप्पी जिसे कोई तोड़ न सका। हर सुराग एक ही नाम पर आ रुकता था, इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, डर का राजा। उसके खिलाफ शिकायत करने वाले या तो खामोश हो जाते या हमेशा के लिए गायब। और आज उसकी गुंझलदार दुनिया में घुसने वाली थी अदिति, बिना नाम, बिना बैकअप, सिर्फ अपने हौसले के साथ। रात के 2:30 बजे 2 कांस्टेबल नाका पर खड़े ऊँघ रहे थे। एक ने सिर उठाया, अरे देख, कोई फकीरनी आ रही है। दूसरे ने हंसकर कहा, इस वक्त भूत तो नहीं। गधा पास आया तो उनकी हंसी रुक गई। चेहरे की मिट्टी के नीचे कोई ऐसी शांति थी जो डरा दे। इसी वक्त पीछे से जीप की लाइट चमकी, काली एसयूवी रुकी, दरवाजा खुला और निकला विक्रम चौहान। भारी कदम और मुस्कान जिसमें खतरा लिपटा था। वो पास आया। रात के इस पहर कहां जा रही हो? अदिति ने धीमे से कहा, साहब भीख मांगने निकली थी, अब घर लौट रही हूं। विक्रम हंसा, इतनी खूबसूरत फकीर तो कभी नहीं देखी, चलो थोड़ा काम है। उसने जेब से 1000 का नोट निकाला। मेरे साथ चलो। ये लो और मेरे साथ चलो। ठीक है साहब। अदिति ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है साहब। वो जीप की तरफ बढ़ गई और उसके दुपट्टे की गुच्छी में छिपे छोटे कैमरे की लाल लाइट धीमे से जल उठी। जीप जंगल की तरफ बढ़ी। अंधेरा, ठंडी हवा और इंजन की गड़गड़ाहट। विक्रम ने सिगरेट जलाते हुए कहा, नाम क्या है तेरा? नूरी। नूरी, सुंदर नाम, पर तू इतनी सुंदर क्यों है? अदिति खिड़की के बाहर देखती रही। सौंदर्य तो ईश्वर की मेहर है साहब, किसी का कसूर नहीं। विक्रम थोड़ा चकित हुआ। ये फकीरनी बातों में साधारण न थी, पर वो फिर मुस्कुराया। डर न लग रहा जंगल से? डर तो उसे लगता है जिसके मन में पाप हो। विक्रम ने साइड की ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। गाड़ी आगे बढ़ी। कुछ दूर पर वो पुरानी हवेली आ गई। टूटी दीवारें, काई लगी छत और दरवाजा जो खुद से ही चरमराता था। विक्रम ने ब्रेक मारी, उतर जा, सफाई यहीं करनी है। अदिति ने हवेली को देखा। जगह ऐसी जैसे किसी गुन्हे की गवाही दे रही हो। सफाई? विक्रम हंसा, जो मैं कहूं वही कर। वो अंदर गए। सीढ़ियां चरमराईं, कमरे में धूल और सड़न की गंध। विक्रम ने कपड़ा दिया, ये लो, साफ करो। अदिति काम करती रही। पीछे विक्रम की नजरें जैसे कपड़ों से आर पार हो रही थीं। उसी वक्त फोन बजा। थाने से कॉल थी। विक्रम ने झुंझलाकर फोन काटा, फिर कहा, चलो अब चलते हैं। अदिति ने धीमे से कहा, जैसा आप कहें साहब। जीप फिर चली, अब और भी गहरे जंगल की तरफ। विक्रम सोच रहा था, ये औरत कौन है जो उसकी आंखों में आंखें डाल रही है? और अदिति जानती थी, वो धीरे धीरे अपने शिकार के और करीब पहुंच रही थी। गाड़ी रुक गई। सामने एक झोपड़ी थी, टूटी, कपड़ों से ढकी, चारों तरफ सन्नाटा। विक्रम ने कहा, चलो अंदर, यही काम है। अदिति ने धीमे से कहा, यहां क्या साफ करना है साहब? विक्रम हंसा, जो दिल कह दे। वो आगे बढ़ा और अदिति ने सोचा, अब शिकार जाल में फंसने वाला है। वो झोपड़ी के दरवाजे पर रुकी। हवा के झोंके से दिया झिलमिलाया और कहीं दूर कुत्ता भौंका। रात ने जैसे उसके कान में फुसफुसाया, अब जो होगा वो साया बनकर लौटेगा। झोपड़ी के दरवाजे की लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे वो खुद डर रही हो कि भीतर क्या छिपा है। अदिति ने हल्के से दरवाजा धकेला। विक्रम की आवाज फिर आई, क्या देख रही हो नीचे? अदिति सीधी खड़ी हुई, कुछ नहीं साहब। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया, इतना पास कि उसकी सांसें अदिति के गालों से टकराने लगीं। डरते नहीं तुम? अदिति ने शांत स्वर में कहा, डर तो उसी को लगता है जो गलत करता है साहब। विक्रम ठहाका लगाकर हंसा। वाह, क्या बात कही नूरी, तुम तो दर्शन शास्त्र की किताब हो। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर कोई टहनी टूटी। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। चारों तरफ अंधेरा और हवा की आवाज, पर अदिति के भीतर सायरन बज उठा। कोई आसपास था।
विक्रम ने बाहर झांका, फिर बोला, शायद जानवर होगा, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अदिति ने एक पल को खुद को संभाला। वो जानती थी कि अब उसे उस पर भरोसा नहीं करना। विक्रम बोला, चलो यहां काम खत्म, चलो मेरे साथ। अदिति बाहर आई। वो फिर जीप में बैठे और गाड़ी फिर जंगल की ओर गहराई में बढ़ चली। इस बार रास्ता और भी सुनसान था। अदिति को एहसास हुआ कि वो शहर से काफी दूर आ चुकी है। साहब, अब कहां जा रहे हैं? बस थोड़ी दूर और, वहां काम है। विक्रम की आंखें सड़क पर थीं, पर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अदिति ने नोट किया। वो किसी योजना के तहत चल रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक पहाड़ी रास्ते पर मुड़ी। चारों तरफ घना सन्नाटा, बस इंजन की गूंज। विक्रम ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता जंगल से? अदिति ने कहा, डर तो इंसान से लगता है, जंगल से नहीं। विक्रम मुस्कुराया, सही कहा, पर कभी कभी जंगल भी इंसान से ज्यादा खतरनाक होता है। गाड़ी रुक गई। सामने एक पुरानी कुटिया थी जिसके आसपास सूखे पत्ते उड़ रहे थे। विक्रम उतरा और बोला, आओ यहां कुछ दिखाना है। अदिति उसके पीछे चली। कुटिया के अंदर वो गया, फिर अंदर से बोला, आओ ना नूरी, डरती क्यों हो? अदिति अंदर दाखिल हुई। कमरे में मोमबत्ती जल रही थी और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। विक्रम बोला, ये मेरी एक पुरानी जगह है, यहां मैं अपने खास लोगों को लाता हूं। खास लोग? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जो भरोसे के लायक हो। अब तुम हो। अदिति ने उसे गौर से देखा। भरोसे के लायक? मैं? हां, विक्रम ने कहा, क्योंकि तुम डरती नहीं हो। वो पास आया और बोला, जानती हो नूरी, तुम्हारे जैसे लोग कम मिलते हैं। इतनी खूबसूरती, इतनी हिम्मत। वो रुक गया, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हें गरीब नहीं रहने दूंगा। अदिति ने अपनी सांसों को काबू में रखते हुए कहा, गरीब? मैं तो फकीर हूं साहब। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, फकीर मगर किस्मत वाली। उसने अचानक नीचे रखा एक छोटा सा बक्सा उठाया, खोला। उसमें पैसों की गड्डियां ठुसी हुई थीं। अदिति ने अनजान बनकर पूछा, ये सब क्या है साहब? ये मेरी मेहनत का फल है, विक्रम बोला और हंसा। जो ऊपर से आता है, समझी? अदिति जानती थी यही वो कबूलनामा था जिसकी उसे तलाश थी। उसका कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। विक्रम बोला, तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा भी हो सकता है। अदिति ने धीमे स्वर में कहा, कैसे? विक्रम पास आकर बोला, बस मेरे साथ रहो, सफाई जैसी छोटी चीजें छोड़ दो। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं साहब। हां, और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो और भी। अचानक अदिति की नजर पीछे दीवार पर गई। वहां कुछ टंगे थे, एक पुराना पुलिस बैज और नीचे कुछ तस्वीरें। उनमें 2 औरतों की तस्वीरें थीं, गायब हुई महिलाओं की। वो वही चेहरे थे जो रिपोर्टों में लापता लिखे गए थे। अदिति का गला सूख गया। विक्रम ने देखा कि उसकी नजरें दीवार पर हैं। वो मुस्कुराया और बोला, देख रही हो, ये सब मेरी यादें हैं। अदिति ने भीतर ही भीतर कहा, अब मामला साफ है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, कुछ और भी है। विक्रम ने दरवाजा बंद किया और बोला, चलो अब थोड़ा आराम करो, रात लंबी है। अदिति ने जल्दी से कहा, साहब पानी मिलेगा? हां, घड़े में है। वो झुकी और पानी के साथ ही अपनी जेब में छिपे छोटे ट्रांसमीटर को चालू कर दिया। अब उसके सिग्नल बाहर बेस स्टेशन तक पहुंचने लगे थे। अदिति ने सिर उठाया और कहा, साहब आपसे कुछ पूछूं? पूछो। क्या आपको कभी डर नहीं लगता? इतने पैसे, इतने राज, सब एक दिन खुल सकते हैं। विक्रम हंसा, डर? नूरी, डर तो होने लगता है जिनका ईमान साफ हो। मेरा ईमान तो पहले ही बिक चुका है। उसने अपने होठों के पास सिगरेट लगाई और कहा, चलो अब बाहर चलते हैं। बाहर रात और काली हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। विक्रम ने गाड़ी की तरफ इशारा किया, चलो अब एक और जगह चलते हैं, वहां का मंजर और अच्छा है। अदिति ने धीमे स्वर में कहा, जैसा आप कहें साहब। वो दोनों गाड़ी में बैठे। गाड़ी अब पहाड़ों की तरफ जा रही थी। अदिति की नजरें बाहर थीं, पर उसका हाथ धीरे धीरे ट्रांसमीटर को दबा रहा था। सिग्नल अब पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका था। गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर गड़गड़ाहट के साथ बढ़ रही थी। बाहर आसमान पर काले बादल घेर आए थे। कभी कभी बिजली की चमक गाड़ी के शीशों पर पड़ती और विक्रम फहान का चेहरा पल भर के लिए उजला दिखाई देता। वो चेहरा जो अब एक इंसान नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका था। अदिति की नजरें आगे थीं। हर मोड़, हर झटका, हर ठहराव उसके मिशन का हिस्सा बन चुका था। वो जानती थी अब यह सफर या तो सच्चाई तक जाएगा या मौत तक।
विक्रम ने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। सुना है नूरी, तुम बहुत बहादुर हो, उसने कहा, आंखें सड़क पर टिकाए। लोगों ने सही कहा। अदिति ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, कौन लोग? वो जो मेरे थाने में आते हैं, कहते हैं कोई लड़की अकेले रात में निकलती है, डरती नहीं। मैंने कहा, ऐसी औरत तो मैंने कभी नहीं देखी। वो हंसा, मगर उस हंसी में ठंडक थी। अदिति ने उसके शब्दों का भार महसूस किया। वो किसी और की नहीं, उसी की बात कर रहा था। क्या उसने उसे पहचान लिया था या बस खेल रहा था? अदिति ने चेहरा शांत रखा, पर भीतर पसीना उतर आया। साहब, मैं तो गरीब औरत हूं, मुझे कौन जानता है? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, गरीब लोग ही तो सबसे ज्यादा जानते हैं नूरी। गाड़ी अब एक ऊंचे टीले पर पहुंची। विक्रम ने ब्रेक मारी, इंजन बंद किया। उतरो। अदिति बाहर निकली। हवा ठंडी थी, पेड़ों की शाखें सरसराने लगी। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर घने बादल। यहां क्यों लाए हो साहब? ये जगह मुझे पसंद है, यहां कोई नहीं आता। विक्रम ने जेब से एक फ्लास्क निकाला, पानी पिया और कहा, कभी कभी सोचता हूं जिंदगी कितनी मजेदार है। जो चाहो करो, कोई कुछ नहीं कहता। अदिति चुप रही। वो जानती थी ये वही लहजा है जब अपराधी अपने अंदर के जहर को गर्व समझने लगता है। विक्रम उसके पास आया। नूरी, अगर मैं कहूं तुम मेरे साथ रहो तो क्या रहोगी? अदिति ने उसे देखा। आपके साथ? किस लिए? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो और मेरे पास बहुत कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अदिति मुस्कुराई। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती साहब। विक्रम हंस पड़ा। गलत कहती हो, जो नहीं बिकता उसे बस सही कीमत नहीं मिली। वो अब और पास आया। अदिति ने एक कदम पीछे लिया। उसका पैर किनारे पर फिसला। विक्रम ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। संभलकर गिर जाती तो अफसोस होता। उसकी पकड़ मजबूत थी, पर उसके इरादे खतरनाक। अदिति ने धीरे से कहा, आपको डर नहीं लगता? डर? मुझे? डर तो उन्हें लगता है जिनके पास छिपाने को कुछ नहीं होता। अदिति ने हल्की मुस्कान दी। शायद अब आपको भी लगने वाला है। विक्रम ने आंखें सिकोड़कर कहा, क्या मतलब? कुछ नहीं साहब, बस कहा। विक्रम ने गाड़ी फिर स्टार्ट की। चलो, अब एक आखिरी जगह चलना है। अदिति चुपचाप बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी एक पुराने इलाके में दाखिल हुई, जहां दीवारें काई से ढकी थीं और हवा में मिट्टी की गंध थी। विक्रम ने रुककर कहा, देखो, यही मेरा किला है। सामने एक पुरानी हवेली थी। दरवाजे पर जंग लगे ताले, दीवारों पर बेले। वो हंसा। लोग इसे खंडार कहते हैं, मैं इसे अपनी दौलत की कोठी कहता हूं। दौलत? हाँ, यहां वो सब है जो मैंने सालों में कमाया। उसने दरवाजा खोला। भीतर धूल उड़ी और अदिति की आंखें फैल गईं। चारों ओर बक्से रखे थे, भरे हुए पैसों से, सोने से और कीमती चीजों से। विक्रम बोला, ये सब मेरे अपने हैं और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे भी। अदिति ने कहा, साहब, ये सब कहां से आया? विक्रम ने सिगरेट जलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, तनख्वाह से? वो हंसा। ये सब ऊपर का माल है, रिश्वत, कमीशन और उन लोगों से जो अपनी आवाज नहीं उठा सके। अदिति के अंदर उबाल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर है। विक्रम अब उसके बहुत करीब आ चुका था। नूरी, अब तो मान गई ना कि मैं अलग हूं? अदिति मुस्कुराई। हां साहब, आप सच में अलग हैं। तो फिर? अदिति ने उसकी आंखों में झांका। तो फिर मुझे एक बात बताइए, इतना सब होते हुए भी नींद कैसे आती है आपको? विक्रम हंसा। नींद? मेरे जैसे लोग सोते नहीं नूरी, बस आंखें बंद करते हैं। वो पास आया, अदिति के बालों को छूने लगा। तुम्हारी तरह किसी को नहीं देखा, तुम तो लगती ही नहीं कि फकीर हो। अदिति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसके चेहरे के करीब झुककर फुसफुसाई, क्योंकि मैं फकीर नहीं हूं। विक्रम ने आंखें झपकाई। अदिति ने अपने गले से झोली की डोरी खोली और वहां से एक छोटी कैमरा पेन निकाली। लाल लाइट अब साफ जल रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, उसकी आवाज ठंडी थी। आप अपने सारे गुनाह कबूल चुके हैं, ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बकवास है ये? वो आगे बढ़ा। कैमरा मुझे दो, वरना। अदिति पीछे हटी। वरना क्या? मुझे मार दोगे? कोशिश कर लो, बाहर तुम्हारे लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। उसी पल बाहर से जीपों की आवाजें आई और अगले ही सेकंड लाल बत्तियों की चमक ने अंधेरे को चीर दिया। दरवाजा खुला। कमांडो टीम अंदर घुस आई।
विक्रम ने बंदूक उठाने की कोशिश की, पर अदिति ने कहा, हथियार नीचे रखो। विक्रम गुर्राया, तुम मुझे नहीं जानती, मैं। अदिति ने बीच में कहा, मैं सब जानती हूं विक्रम चौहान, और अब पूरा देश जानेगा। कमांडोज ने उसे पकड़ लिया। वो चीखा, छूटने की कोशिश की, पर जमीन पर गिर पड़ा। अदिति पास आई और कहा, ये रहा तुम्हारा इंसाफ उस हर औरत के लिए, हर गरीब के लिए जिसे तुमने लूटा। विक्रम की आंखों में नफरत थी। तुम जीत नहीं पाओगी। अदिति ने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं, सच जीतेगा। कमांडोज उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अदिति ने आसमान की तरफ देखा। बिजली चमकी और हवा में जैसे राहत की खुशबू घुल गई। उसने रेडियो पर रिपोर्ट दी, मिशन पूरा हुआ, संदिग्ध गिरफ्तार। वायरलेस से जवाब आया, शाबाश ऑफिसर राठौर, देश को तुम पर गर्व है। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। कभी कभी जीत भी दर्द देती है, उसने खुद से कहा। बारिश अब थम चुकी थी। शेरगढ़ की सुबह हमेशा की तरह उठी। चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी, अखबारों के ठेले लग चुके थे, पर आज सबकी सुर्खियों में एक ही नाम था, इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, रिश्वत, हत्या और दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार। और नीचे एक तस्वीर, एक औरत की, भीगी हुई मगर आंखों में लोहे की तरह ठंडा आत्मविश्वास, आईपीएस ऑफिसर अदिति राठौर। थाने के भीतर सन्नाटा था। कमांडो टीम के बाद सब लौट चुके थे, बस अदिति वहीं खड़ी थी। भीगे बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी कुर्सी पर थी जहां कभी विक्रम चौहान बैठा करता था। अहंकार और डर का मिला जुला प्रतीक। उसके मन में गूंज रहा था, मैं नहीं, सच जीतेगा। वो मुस्कुराई, मगर भीतर एक अजीब सा खालीपन था। कई बार सच्चाई जीतती है, पर दिल हार जाता है। कुछ घंटे बाद मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई। कमिश्नर कपूर ने फाइल मेज पर रखी। ऑफिसर राठौर, आपने विभाग की इज्जत वापस लाई है। आपने वो किया जो कई अफसर करने की हिम्मत नहीं करते। अदिति ने सर झुकाकर कहा, धन्यवाद सर, बस फर्ज निभाया। कपूर ने मुस्कुराकर कहा, आपका प्रमोशन तय है, पर उससे ज्यादा जरूरी यह है कि देश को एक मिसाल मिली है। अदिति ने बस इतना कहा, सर, इंसाफ तभी पूरा होता है जब कोई और विक्रम चौहान पैदा न हो। कमिश्नर उसकी बात सुनकर चुप हो गए। वो जानता था ये औरत सिर्फ पुलिस अफसर नहीं, एक आग थी। शाम को जब वो अपने क्वार्टर लौटी तो बाहर मीडिया वालों की भीड़ थी, माइक, कैमरे और सवाल। मैडम, आपने अकेले ये मिशन कैसे किया? क्या आपको डर नहीं लगा? क्या ये सच है कि आप 3 महीने से विक्रम चौहान पर नजर रख रही थी? अदिति ने शांत स्वर में कहा, डर सबको लगता है, फर्क बस इतना है कि कोई उससे भागता है, कोई उसका सामना करता है। और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। वो अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और बाहर तालियां गूंजती रहीं। रात को जब वो अकेली बैठी थी तो उसके सामने वो सारे चेहरे तैरने लगे। वो औरतें जो विक्रम की हवेली की दीवारों से देख रही थीं, वो गरीब जिनसे उसने रिश्वत ली थी, वो सब जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। अदिति ने आंखें बंद की और उसके भीतर एक आवाज आई, मिशन खत्म नहीं हुआ है अदिति, बस रास्ता बदल गया है। उसने दीवार पर लगी अपनी टीम की तस्वीर देखी और खुद से कहा, अब वक्त है इस सड़े हुए सिस्टम को साफ करने का। अगले दिन अदिति को बुलाया गया। मामला अब अदालत में था। विक्रम चौहान को काले कपड़ों में पेश किया गया, चेहरा नीचे मगर आंखों में वही पुराना जहर। वो अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराया, तुम सोचती हो मैं हार गया? अदिति ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक फाइल न्यायाधीश को सौंपी जिसने विक्रम के सारे कबूलनामे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो क्लिप्स और उसके बैंक अकाउंट्स के ट्रेल्स। न्यायाधीश ने कहा, ये सारे सबूत साफ तौर पे आपके अपराध सिद्ध करते हैं। आपको सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। विक्रम की आंखों में आग थी। तुम जीत नहीं पाओगी अदिति, वो चिल्लाया। इस सिस्टम में और भी कई विक्रम हैं, अदिति ने धीमे से कहा। हाँ, लेकिन अब उनके सामने भी अदिति राठौर होगी। अदालत के बाहर लोग तालियां बजा रहे थे। कई औरतें जिनकी आवाज कभी दबी थी, आज उनके चेहरे पर उम्मीद थी। अदिति बाहर निकली। आसमान नीला था। उसने महसूस किया, कभी कभी सबसे लंबी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। रात को उसने अपने डायरी में लिखा, हर रिश्वतखोर इंस्पेक्टर के पीछे एक डरा हुआ नागरिक होता है। अगर वो डरना बंद कर दे तो कोई भी विक्रम चौहान कानून से बड़ा नहीं रह सकता। उसने कलम रख दी। खिड़की के बाहर चांद फिर से उभर आया था, वही चांद जिसने उस रात उसे जंगल में देखा था।
अब वो चांद गवाह था कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, सच की रोशनी एक बार जल जाए तो फिर कोई साया टिक नहीं सकता। सच्चाई के रास्ते पर अकेले खड़े होने पर भी आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलेंगे। बाय बाय।